Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो मैंने आपको आज काय स्क्वायर कराना है, उसकी मैंने इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन कराई है, प्लस उसके साथ ही है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में आपका एक काय स्क्वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता चलेगा कैसे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने वो सारी चीजें इसमें कवर करी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ काय स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपने पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़े होंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो पॉपुलेशन का हमारे पास जब डेटा गिवन होता है उसके थ्रू हम मैच करते हैं। तो उसमें हमारा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट यूज होते हैं। वहीं पर एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है। उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारा काई स्क्वायर है जो कि हमारा जब हमारे पास पैरामीटर्स के बारे में पता नहीं होता है तब यूज्ड होता है। तो क्या होता है आपको पता है जब हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट हमने जेड टेस्ट में वैल्यू फाइंड करी थी, उसका फॉर्मूला था एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। अगर आप उसी फॉर्मूले का स्क्वायर कर दें, ठीक, तो वो ही आपका क्या हो जाता है काई स्क्वायर का फॉर्मूला भी हो जाता है कि आपने अगर ये वाले ही वैल्यू को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका काई स्क्वायर निकल आता है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो आप z के फॉर्मूले के थ्रू अपना काई स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है म्यू, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अभी आगे देखोगे कि मैं बताती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है इसमें, ठीक है। ये तो थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो भी एरिया अंडर कर्व आता है, ये हमारे चाय स्क्वायर का कर्व होता है ऐसा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स दिखाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे अलग अलग, जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी डिफरेंट डिफरेंट, उसी की तरह आपके डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्या होगा, शेप भी अलग अलग हो जाएगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगी तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है या डिफरेंट होती है। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमारा इक्वल होता है 1 के, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था। बेल शेप के अंदर अंदर जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है, ऐसे ये भी एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, चाय स्क्वायर में हमारे काई स्क्वायर में एक अकेला पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चाय स्क्वायर की वैल्यू लाई करती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो इसमें हमारे पास एक राइट हैंड साइड में होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो नेगेटिव भी होता था और पॉजिटिव भी होता था। मगर चाय स्क्वायर में क्या है, खाली 0 टू पॉजिटिव वैल्यू है। ये खाली क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ये नेगेटिवली स्क्यूड नहीं हो सकता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हमें चाय स्क्वायर में मीन फाइंड आउट करना है तो मैंने बताया था हमारे पास खाली एक ही पैरामीटर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो ही हमारा इक्वल होता है मीन के। और अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि हमने अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी म्यू है तो वेरिएंस हमारा 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये मैंने चैप्टर पूरा अच्छे से आपके लिए प्रॉपर्टीज बनाई है। देखो, म्यू हमारा मीन है चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। मान लो हमने के लेट किया हुआ है, बिकॉज द चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट स्क्यूड। मैंने बताया था ना वो हमेशा राइट स्क्यूड होता है। द मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। राइट स्क्यूड में हमें पता था कि हमारा मीन सबसे बड़ा होता है, फिर हमारा मीडियन, मोड, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ द चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज 2k। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को के लिया है, तो आपका मीन म्यू क्या हो जाएगा, वो भी के हो जाएगा, और आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, वो आपका 2k हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी कि अगर आपका कॉन्टिन्यूस या फिर डिस्क्रीट सीरीज है, प्रॉपर्टीज है इनकी कि मीन के होगा, मोड निकलता है के माइनस टू से, वेरिएंस 2k से, और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ही होता है वेरिएंस का, तो अंडर रूट में 2k हो जाएगा। रेंज आती है हमारी चाय स्क्वायर की 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है क्योंकि सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री है, और ये राइट स्क्यूड है, बट इंक्रीजिंगली स्क्यूड एज के इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, इसकी जो स्क्यूनेस, जो ये टेल है,
ये जैसे जैसे डिग्री ऑफ स्क्यूनेस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती रहेगी के, वैसे वैसे ही इसकी सिमेट्री भी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी एक और प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट चाय स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, एक की म्यू वन एक की म्यू टू, तो इज ऑल्सो अ चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद, मान लो कि आपके दो चाय स्क्वायर है। ठीक है, ये दो थे, तो अगर आपसे कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए इनके लिए, तो वो किसके इक्वल होगा कि जब आप इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड कर दोगे, म्यू वन प्लस म्यू टू, ये इक्वल हो जाएगा नए डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कि सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट चाय स्क्वायर विद वी म्यू वन एंड म्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो अ चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू वन प्लस म्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि दो डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप एक बना रहे हो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है फॉर्मूले की बात करते हैं। आपको पता है कि इसका काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड, डिवाइड करने के बाद उसका होल समीशन ले लोगे तो आपका काई स्क्वायर निकल आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यू से डिनोट करते हैं, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी लार्ज। काई स्क्वायर लगाने के लिए आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5। कोई भी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा मोर देन 5 होनी चाहिए। अगर वो लेस देन 5 होगी तो आप वहां पर काई स्क्वायर नहीं लगा सकते। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट दी पेरेंट पॉपुलेशन, इसलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके पास पेरेंट पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। मान लो जैसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है कार की, ठीक है, तो वो अपनी कार की टायर्स की वो चेक करना चाह रही है कि उसके टायर या फिर उसकी मशीन कैसे काम कर रही है, सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो वहां पे 10,000 से भी ज्यादा कार्स बनती हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कार को चेक करेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, वो इसका सैंपल लेते हैं। उन्होंने एक दो कार चेक कर ली, ठीक है, उसको चेक करके हम क्या करते हैं, अजम्पशंस ले लेते हैं कि हाँ हमारी पॉपुलेशन भी ठीक होगी। तो ये होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें हम पॉपुलेशन को ना लेके उसका एक सब पार्ट सैंपल बनाकर उसको चेक करते हैं, तो वहां पे हम काई स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। कई बार क्या होता है, ये आपका काई स्क्वायर कब यूज होता है, जब आपका डेटा कैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका डेटा क्या हो, ऑर्डिनल हो या फिर नॉमिनल हो। मतलब आपके पास ऑर्डर में पता है कि ये इंफीरियर है, एक इंसान या एक डेटा, और दूसरा डेटा सुपीरियर है। आपके पास जब इस टाइप का डेटा होता है तो आप उसमें क्या लगाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पैन काई स्क्वायर की एप्लीकेशन की। तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला इसके यूजेस का, चाय स्क्वायर का इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स गिवन हो, तो हमें देखना पड़ता है कि आर इंडिपेंडेंट और नॉट, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है। हमने एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, वो काई स्क्वायर का ही पार्ट था। तो इसमें ही क्या है, जब हम एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन चेक करते हैं दो या दो से ज्यादा में, वहां पर हम काई स्क्वायर यूज करते हैं कि एक इलिटरेट है, लिटरेट है, तो वो एम्प्लॉयड है या नहीं है एम्प्लॉयड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें कॉलम्स और रो में गिवन होती है ना डेटा, आपको रो कॉलम गिवन होते हैं, तो हम इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, काई स्क्वायर क्या टेस्ट करता है, गुडनेस ऑफ फिट। इट इज अ टाइप ऑफ जजिंग वेदर द ऑब्जर्व डेटा फिट और मैच विद द एक्सपेक्टेड डेटा। इसमें क्या होता है, हम ये चेक करते हैं क्या हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है वो मैच कर रहा है एक्सपेक्टेड के साथ। एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन में तो हम दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट लेकर चलते हैं, टू और मोर एट्रीब्यूट्स लेते हैं, इसलिए उसमें फॉर्मूला अलग लगेगा। और
गुडनेस ऑफ फिटनेस में हम क्या है, खाली एक एट्रीब्यूट को लेके चलते हैं, खाली वन एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला अलग लगता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। ये भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इन दोनों पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती है और इसमें कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती है। नेक्स्ट आई स्क्वायर टेस्ट करता है होमोजीनिटी, वेदर मोर देन टू प्रोपोर्शंस आर सेम और नॉट। अभी तक हम गुडनेस ऑफ फिट में और एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन में एक ही पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने सिर्फ दिल्ली का डेटा लिया हुआ था, उसी के एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर रही थी, उसी के गुडनेस ऑफ फिट चेक कर रही थी। मगर होमोजीनिटी जब आ जाती है, जब मैं दिल्ली, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, इन सब के डेटा को कंपेयर कर रही हूँ, मतलब मैंने पॉपुलेशन ही चेंज कर दी है, ठीक है। जब मैं दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन को चेक करती हूँ कि वो सेम है या अलग है, तो उसमें हम होमोजीनिटी को चेक करते हैं। लास्ट है कि चाय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल है, ये हमने अज्यूम किया है। तो आपने देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें पॉपुलेशन के बारे में जब कुछ पता नहीं होता है तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, चाय स्क्वायर। मगर यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में काई स्क्वायर क्या बन जाता है, एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट बन जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टेस्ट है जो पैरामेट्रिक भी है, नॉन पैरामेट्रिक भी है। तो वो आपका कौन सा होता है, काई स्क्वायर होता है। और नॉन पैरामेट्रिक तो वो कब कब होता है, जब हम उसमें एट्रीब्यूट चेक करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं, और हमारा होमोजीनिटी चेक करते हैं। उस केस में तो ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक। मगर जब हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं, उस केस में काई स्क्वायर क्या बन जाता है, एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो लर्न इट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है आपकी कि डेमो टेबल दिखाती हूँ मैं, आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब हम चेक करते हैं कि हमारे जो टेस्ट लगाए, हमने जो हाइपोथेसिस लगाए हैं, जो हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लगाए हैं, वो रिजेक्ट होंगे या फिर एक्सेप्ट होंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो एक्सपेक्टेड रीजन में लाई कर रहा है या फिर रिजेक्टेड। तो जब टू टेल होता है, ये बीच में आपका होता है म्यू, मीन वैल्यू। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये होते हैं रिजेक्टेड एरिया, और ये जो बीच का होता है वो होता है आपका एक्सपेक्टेड एरिया, सॉरी एक्सेप्टेड एरिया। अगर ये वन टेल है, चाहे स्क्वायर आपको पता है आपका वन टेल है राइट साइड वाला, तो उसमें तो लेफ्ट साइड वाला तो आएगा नहीं, जिसमें सिर्फ ये वाला पोर्शन है, तो ये तो उसका हो जाता है रिजेक्टेड एरिया, और ये इसका हो जाता है एक्सेप्टेड एरिया। रिजेक्टेड एरिया को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और एक्सेप्टेड को हम, क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, टोटल वन। तो जब रिजेक्टेड एरिया अल्फा है, तो एक्सेप्टेड एरिया क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा। टोटल में से हम रिजेक्टेड एरिया माइनस कर, अल्फा क्या होता है, आपको गिवन होता है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना होता है कि क्या हमारा डेटा रिजेक्शन वाले एरिया में आएगा या फिर एक्सेप्टेड वाले एरिया में आएगा। तो आपको उसमें अल्फा गिवन होता है 0.01। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा निकलता है n-1। अगर रो और कॉलम गिवन है तो r-1 और कॉलम -1, रो -1 मल्टीप्लाई में कॉलम -1, ठीक है। इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 1 है और अल्फा आपको 0.05 है, तो ये आपकी टेबल होती है, काय स्क्वायर टेबल मैंने आपको डेमो के लिए बनाई है, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। तो आपका अल्फा क्या है, 0.01, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, तो इस पे इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 3.84। तो मतलब कि जो आपका जो ये रिजेक्टेड एरिया है इसकी वैल्यू क्या है 3.84। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी तो हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, आपके हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। और अगर वो उससे अलग आई, उससे ग्रेटर आई, मतलब इस वाले रीजन में लाई करी, लेस देन आई, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलता है वहां। अब क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो हमने सबसे पहले किया था कि वो एट्रीब्यूट को चेक करता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला आपका वही लगेगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल समीशन। अब आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट के केस में कैसे निकलती है, मैंने बताया था ना, गुडनेस ऑफ फिट में अलग मेथड है, और आपका एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का अलग मेथड है। इसमें निकलती है रो का टोटल, आरटी का मतलब है आपका
रो का टोटल और CT का मतलब है आपका कॉलम का टोटल। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय n। n आपका टोटल नंबर ऑफ जितनी भी वैल्यूज का टोटल है वो गिवन होगा। ये भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है? रो -1 मल्टीप्लाई में कॉलम माइनस में 1। ठीक है, और हम कब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं कब रिजेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू में। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आई है टेबल वैल्यू से, तो आप अपना नल हाइपोथेसिस को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलर वैल्यू आई है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब हम हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और कब हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। तो ये है आपका एक क्वेश्चन कि एक ट्रीटमेंट हुआ है, देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट दिया गया है उनको, इनकी ट्रीटमेंट की दवाइयां हैं कि जब हम दवाई दे रहे हैं जब उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो उनको फीवर है या उनको फीवर नहीं है। तो हम एसोसिएशन फाइंड आउट करेंगे कि ट्रीटमेंट और मलेरिया के बीच में कोई एसोसिएशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको ये रो कॉलम बना हुआ एक मैट्रिक्स बनी हुई है, यहाँ पे आपका कॉलम का टोटल आ जाएगा, ये आपका कॉलम का टोटल है, ये इतनी वैल्यू, ये आपका रो का टोटल है, तो ये आपका टोटल n है सबका समीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, RT इंटू में CT डिवाइडेड बाय n। तो हम जिस भी वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं उसी की रो का टोटल देखेंगे, उसका कॉलम का टोटल देखेंगे। अब जैसे आपके लिए सबसे पहले हम 20 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, हम इस 20 के लिए निकाल के देख रहे हैं कि आपकी 20 की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप इसके R का टोटल देखें कितना है, रो का टोटल है 812, इसी के कॉलम का, इसके करस्पॉन्ड जो कॉलम है उसका क्या टोटल है, उसका 240, और एन जो टोटल है वो आपका 320 3248। तो ये आपका आ गया 60। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20। ऐसे ही फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 792 का निकालें। 792 का इसका कॉलम देखेंगे कितना है, 812 सॉरी रो, और इसका कॉलम का टोटल कितना है 3008। टोटल एन वही रहेगा 3248, या आ गया इसका 3752। ऐसे ही आप 220 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। अब इसका रो का टोटल कितना हो जाएगा 243, मल्टीप्लाई में कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा 240, और एन हमारा वही है 3248, तो ये 180 आ गया। ऐसे ही हम 2216 का भी निकाल लेंगे, इसका कॉलम का टोटल 243, रो का टोटल 243 और कॉलम का 3008 डिवाइडेड बाय एन हमारा 3248। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। मैं आपको इसे प्रॉपर टेबल में दिखाती हूँ जहाँ मैं आपको ये ऑब्जर्व, ये सारी क्या है, ये सारी है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, और जो मैंने निकाली है ये सारी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। तो देखो, ये मैंने सारी आपकी जितनी भी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज थी वो लिख ली, जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाली थी हमने वो लिख ली। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आपका ऑब्जर्व्ड का समीशन और एक्सपेक्टेड का समीशन फ्रिक्वेंसी का हमेशा टोटल आएगा, तो सेम आएगा। देखो दोनों का सेम है। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, ये हमारा फॉर्मूला था काई स्क्वायर का, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 60, 792 माइनस 752, 220 माइनस 180, 2216 माइनस 2256। तो हमारी वैल्यूज आ गई। फिर हमें इनका क्या चाहिए, स्क्वायर कर लिया, सबका स्क्वायर 1600 आया। फिर इसको डिवाइडेड बाय कर दीजिए इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। तो 1600 डिवाइडेड बाय इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या थी 60। ऐसे ही नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, 1600 डिवाइडेड बाय इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी थी 752। तो ये इसकी काई स्क्वायर वैल्यूज आ गई सबकी। इन सबका टोटल हमें समीशन चाहिए होता है, तो ये हमारा काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे टेबल वाली वैल्यू से। So your calculated chi square value is 38.37. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे रो माइनस में 1,
मल्टीप्लाई में कॉलम माइनस में 1। तो जो हमारी मैट्रिक्स थी वो 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है कि रो हमारे पास 2 थी और कॉलम भी हमारे पास 2 थी। तो 2 - 1 मल्टीप्लाई में 2 - 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 आ जाएगी। और मान लो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपको गिवन होता है क्वेश्चन में ही 0.005, जिसमें हम चेक करते हैं। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमारी ये हो गई। अब आते हैं टेबल वैल्यू। मैंने आपको अभी टेबल दिखाई थी, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर गिवन होती है 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको आपकी अल्फा गिवन होती है। तो यहाँ पे 0.05 जहाँ अल्फा होगा वहाँ 1 पर आपकी वैल्यू होगी 3.84। बुक में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ टेबल तो मिलेगी नहीं, तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि अल्फा इतने पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे। तो जब आप डिसीजन लेंगे तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन आई टेबल वैल्यू, आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू 38.37 है और टेबल वैल्यू 3.84 है, तो ये आपकी ग्रेटर आ रही है, तो इसकी वजह से हम हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब अगर आपकी टेबल वैल्यू लेस देन आती कैलकुलेटेड, तभी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम इसको क्या कर देते हैं? अगर टेबल वाली वैल्यू लेस देन आती, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी लेस देन होती टेबल वाली, तभी हम इसको एक्सेप्ट करते। मगर आपके इस केस में क्या हुआ है, आपकी टेबल की वैल्यू छोटी आई है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये मैं आपको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस सीरीज में है, इस वाली वीडियो में। तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आप मतलब इतना लेंथी तो नहीं होगा, आप उसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पीछे वाला क्वेश्चन था आपका एट्रीब्यूट में। मैंने बताया था एट्रीब्यूट में आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है कि हम रो का टोटल मल्टीप्लाई में कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय n करते हैं। मगर अगर आपका क्वेश्चन होगा गुडनेस ऑफ फिट का और आपका डेटा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, तो इस केस में हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें आपके पास टेबल और कॉलम मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं क्वेश्चन गिवन होता है। जैसे इसमें आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस आपका है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड इज यूनिफॉर्म। मान लो कोई कंपनी है जो उसके पार्ट्स की डिमांड हो रही है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि थ्रू आउट, मतलब 100 अगर डिमांड आ रही है तो 100 ही आ रही है, यूनिफॉर्म डिमांड ही आ रही है। तो आपको देखो पहले से गिवन है कि आपका टेबल वैल्यू गिवन है, अल्फा गिवन है आपको 0.05 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या नहीं होगा, टेबल नहीं होगी फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन में ही दिया हो। तो पहले आपको अपनी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है कि जितना भी आपका समीशन आया है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय जो भी आपका नंबर ऑफ आइटम है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है। अब आप देखोगे आपके एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है इसमें 6720। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। इससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर एक आइटम के लिए, हर एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आएगी? सेम ही होगी इस केस में। तो सबके लिए आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1120 ही होगी। इसका टोटल और इसका टोटल आपका हमेशा सेम ही आएगा। यही हमने काय स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि समीशन हमारा ऑब्जर्व्ड का और एक्सपेक्टेड का सेम ही आना है। उसके बाद फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हमने वो निकाला, इनका स्क्वायर किया और फिर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो सबको हमने 1120 से ही डिवाइड करना है, तो ये आपकी काई स्क्वायर की वैल्यूज आ, इसका हम टोटल निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है समीशन। तो ये आपका आ जाएगा 0.19179। ठीक है, आपके पास टेबल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे। जब रो कॉलम वाली मैट्रिक्स होती है तो उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 मल्टीप्लाई में c-1 से निकालते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में ऐसे निकलता है। जब रो कॉलम नहीं होता तब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है n-1 से। n हमारा नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें? 6। तो 6 - 1 आपका 5 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.005 अल्फा पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे आई है 0.179, और आपकी टेबल वैल्यू है 11.03। तो आपकी टेबल वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान लेंगे कि हाँ कंपनी की जो डिमांड है पार्ट्स की वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो ये ऐसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा।
तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन आपका। इसमें गिवन है अ डाइस इज टॉस्ड 120 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट। 120 बार आपका एक डाइस है, इसको टॉस किया गया। आपको नंबर ऑफ टर्न गिवन है 1 2 3 4 5 6 और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 30 25 18 10 22 50। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये एट्रीब्यूट्स का है या फिर ये गुडनेस ऑफ फिट में है? देखो, एट्रीब्यूट्स का सबसे पहचानने का तरीका ये है कि उसमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं जो हम कंपेयर करते हैं। तो आपकी मैट्रिक्स आती है रो कॉलम की, तो उसमें तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम रो का टोटल इंटू में कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय एन से निकालते हैं। मगर जब आपका गुडनेस ऑफ फिट गिवन होता है तब आपका खाली वन एट्रीब्यूट होता है जो हमें चेक करना पड़ता है, जिसमें हम खाली क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम आई है या नहीं। जो डेटा ये है वो डेटा ये आया है नहीं, तो हम ये चेक करते हैं। तो यहाँ आपकी मैट्रिक्स तो है नहीं, तो ये आपका गुडनेस ऑफ फिट का है। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट में आपकी फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है कि आप टोटल करो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय एन कर दो, जो भी नंबर ऑफ टर्न या आइटम्स आपको गिवन है। तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी आई है? पहले तो ऑब्जर्व वाली का टोटल निकालो, तो ये आपका आ जाएगा 120 और नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं? 6। तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई इसमें 20। ठीक है, आपको टेस्ट करना है हाइपोथेसिस की डाइस क्या है, अनबाइज्ड है। मतलब कि आपका नल हाइपोथेसिस आपको क्या गिवन है? आपको नल हाइपोथेसिस गिवन है कि जो डाइस है इज अनबाइज्ड। हम ये चेक करना है कि डाइस में कोई बाइसनेस नहीं है। और आपको चाई स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, टेबल वैल्यू 11.7। तो हमें ये देखना है कि हमारी अगर वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू चाई स्क्वायर की लेस देन आई 11.7, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आई गिवन वैल्यू से, टेबल वैल्यू जो गिवन है, तब हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे दी है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अब टेबल को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला 20 20 20 20 से भी 20 से भी 20, क्योंकि ये गुडनेस ऑफ फिट वाला है। तो ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई एक्सपेक्टेड। अब हम ऑब्जर्व में से माइनस करेंगे हमारी एक्सपेक्टेड, तो ये 10 आएगा। 5 -2 -10 2 -5, इनका स्क्वायर कर लेंगे हम। 100 25 400 425। फिर हम इन सबको इनकी corresponding एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 4 डिवाइडेड बाई 20 25 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 5, ये आपका आएगा 1.25, ये आपका आएगा 0.25, ये आपका आएगा 0.2 और ये आपका आएगा 1.25। तो ये आपका समीशन f0 माइनस में fe का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय fe, ये आपका आएगा 12.09। ठीक है, तो ये आपकी आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसे हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब ये वाली चीज आप मत देखिएगा, दिस इज नॉट फॉर योर पर्पस, क्योंकि मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है। नल हाइपोथेसिस हमने सेट किया था कि अनबाइज्ड है। ठीक है, हमारा डाइस कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारी एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आ गई थी 20। हमने फॉर्मूला लगाया f0 में से fe होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन fe, तो ये आपका आया था 12.90 है। मैंने वहां 09 कर दिया है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है। तो आपने देखा आपकी टेबल वैल्यू आपको गिवन है 11.9, 7 है, क्वेश्चन में 7 थी, और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 12.90। तो ये ग्रेटर आई है टेबल वैल्यू से, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आई है। इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और हमारा नल हाइपोथेसिस था क्या कि डाइस हमारा अनबाइज्ड है, तो हमने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है।
तो इसका मतलब क्या है, डाइस हमारा क्या है, बाइज्ड है। तो ये था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका गुडनेस ऑफ फिट के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा ये चीज कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एट्रीब्यूट वाली बेसिस पर। आपको given है, consider 18 samples from a standard normal distribution v square each sample and sum all the squares. The number of degree of freedom for chi-square distribution will be, ये एक प्रॉपर्टी है कि chi-square distribution, the number of standard normal derivatives और samples equals the number of degree of freedom, कि जितना आपको सैंपल गिवन है वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। तो आपको सैंपल कितना गिवन है, 18, वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फिर विद ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि आपका जो मीन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही इक्वल होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 6 है, आपका मीन भी क्या होगा, 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, which chi-square distribution looks the most like a normal distribution। तो जिसकी मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि उसकी टेल कितनी स्क्यूड है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री होगी वो ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा कर्व लगेगा। तो व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस, इट टेंड्स टू correspond टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होती है, कर्व क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बनने लगता है। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो उतना ही ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, सपोज अ पर्सन हैज 8 रेड, 5 ग्रीन, 12 orange and 15 blue balls. Test the null hypothesis that the color of balls occurs with the equal frequency. What is the chi-square value you get? अब देखो ये है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन chi स्क्वायर कि आपको क्या गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है 8, 5, 12 एंड 15। ये आपको क्या गिवन है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये गुडनेस ऑफ फिट का ही है क्योंकि यहाँ पर कोई और एट्रीब्यूट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ बॉल्स के कलर की बात हो रही है, ठीक है। और हमें चेक करना है कि हमारी एक्सपेक्टेड और हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम आई है या नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो हमारी कैसे निकलेगी, जो आपकी ऑब्जर्व निकली है नंबर ऑफ आइटम से उसे माइनस डिवाइड कर देंगे। तो उसका टोटल आपका कितना आ रहा है, इसको टोटल करेंगे, हमारा 20, 30 एंड 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स है 4, आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 10 आ गई, तो सबकी 10 होगी। तो हम ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे, 8 माइनस 10 माइनस 2, 5 माइनस 10 माइनस 5, 12 माइनस 10 2, 15 माइनस 5, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4, 25, 4, 25। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, है ना। आप लोगों को पता है, फिर हम इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से इसके से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 10, 0.4, 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5, 4 डिवाइडेड बाई 10, 0.4, 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5। तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, 5.8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। देखा ना, मैंने आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कराए, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे वो एमसीक्यूज में शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो लग रहा है क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इजीली सॉल्व करने लगेंगे। जब से ये सेशन मैंने स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक आपको खुद को भी ये फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, इसलिए मैंने इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, so this is the next question, कि in a sample survey of public opinion answer to the questions, do you drink, are you in favor of local option sale of liquor। मतलब ये अल्कोहल की बात कर रहे हैं कि आप क्या ड्रिंक करते हैं या फिर आप फेवर में हैं कि लोकल में ये बेची जाए। क्योंकि आते इसमें दो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक आ गया है, जिसमें हम रो और कॉलम वाले मेथड लगाएंगे,
ठीक है, इस मेथड से जो करेंगे। तो अभी तक आपने गुडनेस ऑफ फिट की काफी क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब हम इसका करते हैं। तो आपको मैट्रिक्स देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हमें कौन से फॉर्मूले से हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो इसमें बताना है, हमें इन्फर करना है, और नॉट द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ लिकर इज डिपेंडेंट ऑन अ इंडिविजुअल ड्रिंकर। तो इसमें हमें इन दोनों के ऊपर क्या बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है या नहीं है। इन दोनों की डिपेंडेंसी देखनी है कि अगर इंडिविजुअल ड्रिंकर बहुत ज्यादा होंगे तो वो इसके फेवर में होंगे या फिर नहीं होंगे। तो हमें काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फाइंड करनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है पहले से ही, मतलब कि हमें ये टेबल वैल्यू गिवन है 3.841। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे लेस देन आनी चाहिए, तभी हम इसको अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। तो चेक करते हैं, ये आपके पास रो है 1 2, तो ये आपका मैट्रिक्स क्या है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी ऐसे निकलती है, रो माइनस में 1 मल्टीप्लाई में कॉलम माइनस में 1। रो है आपकी 2 - 1, और ये भी कॉलम भी 2 - 1, तो ये 1 × 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आ गई 1। ठीक है, तो आपको अब ये सॉल्व करना है। आपको पता है ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो ये रो का टोटल है और ये आपका कॉलम का टोटल है, और ये आपका क्या है n। तो जब आपको इसके लिए 56, मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 56 की। तो कैसे निकलता है, रो का टोटल इसका कितना है 87, कॉलम का टोटल इसका कितना है 74, सॉरी मल्टीप्लाई में होगा 74, डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल। टोटल कितना है 111। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 56 की। अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो ये आपके नल हाइपोथेसिस हमने ले लिया कि हाँ कि लोग डिपेंडेंसी नहीं है। नल हाइपोथेसिस में हम नॉट सिचुएशन लेते हैं कि इंडिविजुअल ड्रिंकिंग की वजह से कि इसकी लिकर की सेल करी जाए वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो पहले हम हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे सेल्स की। मैंने आपको दिखाया था 56 की हमने कैसे निकाली थी कि हमने 87 उसका रो का टोटल था, कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय n पूरा टोटल, तो ये 58 आ गया। ऐसे ही दूसरी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली हमने दूसरी चीज की, तो उसमें निकला हमारा 87 था, इंटू में 37 डिवाइडेड बाय 29। अगेन हमने ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली। फिर आपको क्या करना था, आपने अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने नहीं निकाली है वो लिखनी है, और फिर वो सिंपल ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड इसका स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मिसमैच। तो आप जब इस क्वेश्चन को, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे के जाती हूँ, आप मुझे करके दिखाना। आपको अपनी ऑब्जर्व पीछे देख लेना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई थी वो सारी 56 वगैरह वो सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से हम एक्सपेक्टेड को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 0.957, और ये आपके क्या है लेस देन आया है आपको जो टेबल वैल्यू गिवन थी। तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये होता है क्वेश्चन खत्म। तो ये था आपका रो और मैट्रिक्स का कि कैसे रो और मैट्रिक्स से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज के, कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकलता है वो के से डिनोट करता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है मीन को हम के बताते हैं। के का मतलब हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन होता है। वेरिएंस कैसे निकलता है, उसको हम 2k से निकालते हैं। ये ऑप्शन आपका फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। काई स्क्वायर है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट करें। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. तो आप प्रॉपर्टीज पे काई स्क्वायर की पे ध्यान दें। प्रॉपर्टीज से मैंने क्वेश्चंस काफी दिखाए हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो थे गुडनेस ऑफ फिट पे, और जब हम इन्फ्रेंस निकालते हैं किस चीज का, कि हमारे एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, तब उसका एक फॉर्मूला हमारा अलग है जिसमें हम
रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं, डिवाइडेड बाय n करते हैं। और इसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? समीशन लेते हैं, ऑब्जर्व्ड का डिवाइडेड बाय n करते हैं। तो ये दो चीजें हैं कि फॉर्मूले भी आ सकते हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती है जब हम दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बीच में इंडिपेंडेंस फाइंड आउट करते हैं, तब एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है। जब हम गुडनेस ऑफ फिट निकालते हैं तब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। सो बाय बाय टाटा।